Guys, so we are here with November 22 पेपर. ओवरऑल मैं कहूँगा कि पेपर काफ़ी मैनेजेबल था, बट मोर कमेंट्स ओनली बाय द एंड ऑफ इट ऑल. हाँ, एक दो जगह थोड़ा सा इफ़ी था. अ लॉट ऑफ पोर्टफोलियो केम इन. इट वाज ओवरऑल अ वेरी गुड पेपर एंड डूएबल, राइट. और मैं कंक्लूजन में अपने जो कुछ कमेंट ड्रॉप करूँगा, एक या दो सम्स ऐसे थे जो स्किडी थे थोड़े. अब overall, apart from that, it's very manageable a paper that we have come across in November 22. ठीक है, so without much ado, let's begin. This is the question paper in front of you, right? पहला क्वेश्चन, अल्फा लिमिटेड wants to acquire बीटा लिमिटेड is offered a swap ratio. तो हम लोग अपने सेक्शन पे आएंगे. ऐसा भी कुछ आया था, उस सेक्शन पे हम लोग एक बार देख लें. ऐसा कुछ आया था क्या? Yes, there was a very similar sum like this and lot of sums like these were there. ये टट्टू लिमिटेड मंटू लिमिटेड वाला सम था 2018 में जो आया था. बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज है दोनों सम में अगर आप चेक करोगे, राइट. द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड, डिटरमाइन इक्विवेलेंट अर्निंग्स पर शेयर, डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ द मर्ज्ड एंटिटी. बहुत सिमिलैरिटी इन क्वेश्चन है. यहाँ भी आप वही नोटिस करोगे अपने पेपर में भी, राइट. ठीक है, द मार्केट वैल्यू ऑफ द मर्ज्ड एंटिटी, सेम इक्विवेलेंट अर्निंग्स, सारी बातें सेम आई थी. तो आंसर अपना क्या आएगा? तो नाउ वील कम टू द आंसर वाला सेक्शन. एज इन ऑल माय वीडियोस आई डू इट लाइक दिस. द क्वेश्चन दैट इज अपीयर्ड, अ सिमिलर क्वेश्चन ऑफ द पास्ट एंड द आंसर. सो यहाँ हम लोग देखते हैं अल्फा बीटा का हमने गिवन दे दिया है. यहाँ प्रॉफिट ऑफ टैक्स, इक्विटी, शेयर्स आउटस्टैंडिंग, ईपीएस, पी रेशियो, मार्केट प्राइस पर शेयर. Swap ratio given in the sum is 1:2. That's 0.5 shares for every one held. Number of equity shares of Alpha Limited that would be issued is 90,000 shares. EPS of Alpha Limited post acquisition would be 6,90,000 shares. पहले तो shares हमने निकाले, फिर EPS निकाला. कैसे? earnings को क्लब कर दिया divided by total number of shares, right. तो आया हमारा आंसर 3.13 इक्विवेलेंट EPS टू द शेयर होल्डर्स बीटा लिमिटेड, क्योंकि उनको आधा ही शेयर मिला था. दे गेट ओनली हाफ अ शेयर, सो 1.565. देन expected market price of Alpha Limited as per the price earnings ratio of 12 that is given is 37.56. Market value of the merged entity would be 2,59,16,400. I've given a note of mine. Pre-acquisition value of both the firms is 2,05,20,000 and there is quite a substantial increase. This is nothing but due to PE expansion, right. जो हमने क्लास में भी पढ़ा था. PE expansion क्या होता है? जब weighted average P ratio के ऊपर, post merger P ratio is over and above the weighted average P ratio, तब उसको हम लोग बोलते हैं PE expansion, right. तो PE expansion की वजह से wealth creation हुआ. as the shareholder of Beta Limited holding 100 shares pre-acquisition, the value of the holding would be rupees 1,400. post acquisition if the things fall in place as suggested in the sum, कितना आएगा? 1,878. then it would be worth कि भाई हाँ, इस शेयर को हम लोग पोस्ट एक्विजिशन ही सेल करें. ठीक है, ये आ गया हमारा फर्स्ट सम 1A. वेरी डूएबल, वेरी मैनेजेबल, टाइम टेकिंग भी ज़्यादा नहीं था, तो इट्स अ बाउंटी फॉर द स्टूडेंट्स. 1B की तरफ आते हैं. यहाँ ट्रैप कर दिया इन लोगों ने. मंत्रा लिमिटेड इज प्लानिंग टू बाई अलई लिमिटेड. Following information is given in respect to Allied Limited, which is expected to grow at a rate of 18% per annum for the next 3 years, after which the growth rate will stabilize at 8% per annum normal level in perpetuity. यानी एक बार ग्रोथ जो है वो स्टार्टिंग में ज़्यादा रहेगा, 18% रहेगा, उसके बाद it will fall to 8%, it will remain at that level till infinity, यानी 4th to infinity, right. Now ये जो सम है डिटो टू डिटो सम 2-3 बार ही आ गया है. एक बार तो अभी May 22 में भी आया था, राइट. एग्जैक्ट वर्जन अगर बोल दो तो ये काफ़ी सरप्राइज रहा सबके लिए कि किया है अपन ने, May 22 में किया है, सबने किया है, बट इट वाज लाइक हाँ कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे. लास्ट अटेम्प्ट में ही तो आया था. लेकिन कभी ऐसा मत करो. दैट इज व्हाट आई टेल इन क्लास, आई एम टेलिंग अगेन. ऐसा कभी मत सोचो कि लास्ट अटेम्प्ट में आया है तो अब नहीं आएगा. नहीं, वैसा कुछ नहीं होता है, राइट. डोंट ट्राई टू आउट प्रिडिक्ट द इंस्टीट्यूट. During high growth period, revenues and earnings before interest and tax will grow at 18% per annum and capital expenditure net of depreciation will grow at 12%. यानी यहाँ अपन को net capex पे ध्यान देना है. From 4th year onwards, that is normal growth period, revenues
and EBIT will grow at 8%, right? And incremental capital expenditure will be offset by depreciation. सेम एंट्री सेम टू सेम चीज आई है, तो वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये हमारा पेपर रिव्यू है, सो विल नॉट गो दैट मच डीप इनटू इट. ड्यूरिंग बोथ हाई ग्रोथ एंड नॉर्मल growth period, net working capital requirement will be 25% of reserves. Corporate income tax is 30%. Weighted average cost of capital for both the companies is 15%. You are required to estimate. ऐसा कुछ आया था, मैंने बताया May 22 में काफी सिमिलर सम था, ऐसा ही था, राइट? उसके बहुत पहले May 2010 में ये सम का ट्रेंड शुरू हुआ था. दिस वाज द फर्स्ट टाइम सच काइंड ऑफ सम केम इनटू पिक्चर. देखो, हाई ग्रोथ पीरियड, स्टेबल ग्रोथ पीरियड, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफसेट बाय डेप्रिसिएशन. वहाँ अपने में पैराग्राफ वाइज दिया है. यहाँ WACC कैलकुलेशन के लिए इतना बड़ा डेटा दिया हुआ है, राइट? होल लॉट ऑफ डेटा एट द बॉटम विच इज गिवन फॉर WACC कैलकुलेशन, जो हमारे केस में नहीं है. दैट मेक्स आवर सम अ लिटिल बिट इजियर कंपेयर टू द May 2010 सम. बाकी सब मैकेनिज्म यहाँ देखिए, हायर ग्रोथ रेट वुड बी फॉर 4 years. Thereafter it will stabilize at lower level. हमारे यहाँ 3 years प्लस लोअर लेवल स्टेबिलाईजेशन है. ये ऐसे सम बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, राइट? बट प्रॉब्लम क्या होता है पता है ऐसे सम में? टाइम का कंजम्पशन, राइट? क्योंकि वर्किंग कैपिटल कंप्यूटेशन और वो सब टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है. सो दिस इज हाउ द आंसर वुड लुक. नाउ रेवेन्यूज दिए हुए हैं, EBIT निकाला अपन ने, टैक्स निकाल दिया. सर इसके अंदर डेप्री क्यों नहीं आपने डिडक्ट किया? बेटा अगर आप देखो ध्यान से, तो जब भी आप EBIT निकालोगे सम का, कहाँ गया भाई सम? उसमें डेप्री ऑटोमेटिकली आपका डिडक्ट होते जाएगा, क्योंकि डेप्री इंक्लूडेड है. और आप देखो डेप्रीसिएशन इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर. तो व्हेन आई एम डिडक्टिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, ऑटोमेटिकली डेप्रीसिएशन माइनस होते जा रहा है अपने आप. तो कोई प्रश्न ही नहीं है सेपरेटली डेप्रीसिएशन को अकाउंट करने का, राइट? बाद में लेस टैक्स, EAT आ गया. लेस नेट कैपेक्स, नेट कैपिटल एक्सपेंडिचर 3 साल तक वो बढ़ेगा 18% के रेट पे. बाद में ऑफसेट हो जाएगा, यानी क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर जा रहा है, रिकरिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लास में डिस्कस किया था. ये कुछ नहीं है, हम लोग जो कर रहे थे कैपिटल बजटिंग एक्सरसाइज, अगर आप याद हो तो इंटरमीडिएट में हम लोग क्या करते थे? एनी काइंड ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग the course of the project is all separately taken to the present value. बाद में inflow to the present value and net off कर दिया जाता था. सीधी सी बात है, करेक्ट? तो जब यहाँ रेकरेंस होता है, if the capital expenditure is recurring multiple number of times, तो आप उसको कैश फ्लो के साथ डायरेक्टली एडजस्ट कर सकते हो and you can close the deal. That is what I have done over here and that is what the institute also follows. यहाँ अपन ने कैपिटल एक्सपेंडिचर जो नेट ऑफ किया हुआ था, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर एड डेप्रीसिएशन कैश फ्लो के लिए, तो नेट सीधा अपन ने डाल दिया यहाँ, राइट? लेस इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ये काफी ट्रिकी सी एंट्री, यहाँ ध्यान रखना है. मैंने देखो यहाँ नोट भी दिया हुआ है, कंप्यूटेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है? इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग 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 एंड देन टक करके थोड़ा कम लेवल पे चले जाता है. क्यों? क्योंकि यहाँ ग्रोथ कम है. 4th year ऑनवर्ड्स द ग्रोथ इज लेस एंड द वर्किंग कैपिटल इज 25% ऑफ रेवेन्यूज. हमारे पुराने वाले सम में भी सेम था, 2010 वाले सम में भी यही एंट्री थी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है. नाउ फॉर ऑल टाइम वर्किंग कैपिटल इज 25% ऑफ रेवेन्यूज, अपने वाले सम में भी है. वहां से ट्रेंड शुरू आता है इसका. नाउ तो वैल्यू ऑफ द फर्म निकल के आ रही है 23,040.70 crores वैल्यू ऑफ अले लिमिटेड विच वी आर बिडिंग फॉर इन 1B, राइट? यहाँ टाइम कंजम्पशन और थोड़ा सा दिमाग की कसरत, उस पर ध्यान रखना है, राइट? ठीक है, तो ये हो गया अपना अले लिमिटेड वाला सम. You are required to estimate the value of अले लिमिटेड using free cash flow for firm. एंड ये बेसिकली सिक्योरिटी वैल्यूएशन से सीधा सीधा उठ के आया हुआ सम है, राइट? बहुत इसको वैल्यूएशन का भी सम बोलते हैं. इट्स इक्वली राइटेड. 2A, M&O Limited, a company based in India, manufactures very high quality modern furniture and sells them to a small number of retail outlets. सेम टू सेम सम उठाया हुआ है. नेपालीज करेंसी वाला सम है. ये कब आया था मैं बताता हूँ आपको.
हमारे मटेरियल में 4.103, ये सारे मेरे मटेरियल से मैंने शॉर्ट्स लिए हैं, तो सेम सम एकदम बैठा बैठा सम है, कुछ नंबर्स मुश्किल से चेंज किए होंगे. Modern furniture and sells the number of retail outlets. It is facing tough competition. Recent studies on marketability. You can freeze this, pause this, check. सब डिट्टो टू डिट्टो मैच हो जाएगा, वैसा बना दिया था सब, राइट. लेकिन ये जो पुराना सम है, दिस इज आई विल टेल यू व्हेन 2015, इट हैड अ स्लाइट डिफरेंस इन एडजस्टमेंट एंड एंट्री. इसमें MIRR पूछ लिया था इन लोगों ने, इंटर वाला पोर्शन इस बार ही नहीं पूछा है, खाली NPV पूछ के छोड़ दिया है. तो ये भी ज़रा भी डिफिकल्ट नहीं था. कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले फॉरवर्ड रेट्स फिगर आउट करने हैं, ठीक है. बेस्ड ऑन इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज द नेपालीज करेंसी विल लूज वैल्यू, इंडियन करेंसी विल गेन वैल्यू, राइट. बाद में नेपालीज करेंसी में कैश फ्लो लिखे, फिर नेपालीज करेंसी कैश फ्लोज आर कन्वर्टेड टू INR. बाद में पूरा कैश फ्लो को क्लब किया जाएगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से एडजस्ट करके, यू गेट 1.257 NPV पॉजिटिव. ठीक है. इम्पोर्ट ऑफ वुड कैन बी अंडरटेकन फ्रॉम नेपाल एज इट प्रोवाइड्स फर्म विद अ पॉजिटिव NPV. ये काफी मैनेजेबल सा सम था, राइट. अब आ जाते हैं बी पार्ट पे, 2B पे. द फॉलोइंग 2 वे कोड्स अपीयर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. भाई ये तो मतलब जबरदस्त, ये भी एकदम सीधा सीधा सा आया था, राइट. मैंने बोला स्किडी सम्स बहुत इक्का दुक्का है, बाकी तो स्ट्रेट सीधा किताब से उठ के आया सब कुछ, राइट. ये देखो सेम, वहाँ आपको 100 पॉइंट्स दिए हैं, यहाँ 2 मंथ फॉरवर्ड डायरेक्टली दे दिया है. हाउ मेनी $US फर्म शुड सेल टू गेट ₹25 lakh? हाउ मेनी रुपीज फर्म इज रिक्वायर्ड टू obtain $2 lakh? Assume a firm has $US this much in current account, earning no interest. Same to same. पर ऐसा नहीं है, बात नहीं है कि सेम सम आया, बात यह है कि ये सम उतना डिफिकल्ट नहीं था, सबसे इम्पोर्टेंट. हाँ, आई कैन हैव लॉट ऑफ सम्स, मतलब अपन तो पूरा कंपाइलेशन पढ़ा देते हैं, राइट. उसमें से तो आना ही आना है, दैट्स नॉट अ बिग डील. बट द बिगर डील ओवर हियर इज that the question is not so difficult, so an student can execute it well in the exam. ठीक है. तो यहाँ 2 मंथ फॉरवर्ड रेट निकाला अपन ने, असेंडिंग ऑर्डर था, ऐड कर दिया. अमाउंट ऑफ $US टू बी सोल्ड हिसाब लगा लिया, ऑन 2 मंथ फॉरवर्ड बेसिस हिसाब लगा लिया. अमाउंट ऑफ INR टू बी पेड, अगर आप देखो उसका भी हिसाब आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट. अमाउंट इन करंट अकाउंट इज $27,600. इफ द फर्म इन कैश इज नाउ, तो कितना पैसा मिलेगा उसको? 20,42,400. इन्वेस्ट द सेम एट 10% ROI रुपी टर्म्स में 10% दिखा रहा है. तो द अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 months would be 20,76,440. द अमाउंट इज विड्रॉन आफ्टर 2 months, you will get what? 20,70,000, राइट. तो बेटर ऑप्शन क्या है कि विड्रॉ नाउ, इन्वेस्ट इन इंडिया, राइट. पुराने सब में सर ऐसा क्या था? नहीं था. पुराने सब में एंट्री सेम थी, आंसर सेम नहीं था, उसमें था डिले कर दो 2 महीने के लिए, राइट. यहाँ हल्का सा उन्होंने नंबर्स के साथ ऐसा प्ले किया कि टक करके इमीडिएट विड्रॉल एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया वुड बी अ बेटर ऑप्शन, राइट. वो मस्त खेल गए. नाउ कम टू 3A. भाई इसमें क्या लिखा हुआ है? अगर आप देखें कि डिटेल्स ऑफ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो शेयर्स ऑफ एन इन्वेस्टर इज एज बिलो. The investor thinks that the risk of the portfolio is very high, wants to reduce the beta to 0.91. भाई सेट है, पूरा सेट है एकदम. ये देखो एट द सम सेम नंबर 2016 में. wants to reduce the beta to 0.91, dispose of part of existing, take appropriate position on Nifty. See, don't try to get everything correct. That will not happen. वो करना भी नहीं है, वो स्ट्रैटेजी रॉन्ग है. मैं क्या बोल रहा हूँ, 40-50 मार्क तक मतलब एकदम अगर बटर स्मूथ जा रहा है कुछ, आपको मतलब एक भी मार्क इधर उधर नहीं जा पा रहे हैं, सब उठा लो ना. Another 20-30 मार्क यू हैव टू अप्लाई अ लिटिल, अप्लाई करो. बाकी के 10-20 मार्क जैसे हो देख लो, राइट. बेसिकली योर एम शुड बी, भाई ऐसा पेपर बन रहा है तो 60, 70, 80 के आसपास बनना चाहिए, राइट, एज पर योर प्रिपरेशन. तो
getting one sum which is like not very correct and all that and getting depressed is absolutely crap. The strategy doesn't works, right? आपका मनोबल टूट जाएगा, वो नहीं होना चाहिए. That shouldn't happen. You should be right fighting sum after sum. ये भी बड़ा सीधा था. So this should actually give you a lot of boost in tempo, right? Move ahead and solve the rest of the paper. नंबर 5000 लाख, जहाँ तक मुझे याद है वो जो सम आया था अभी मैंने जो आपको बताया 2016 वाला सी 5000 लाख ये नंबर. कंप्यूटेशन ऑफ पोर्टफोलियो बीटा 1.3 सेम. बाद में 1500 lakhs amount to be invested in RF securities, so you sell the existing securities in the proportion of their existing weights and invest that amount in RF securities, thereby reducing the beta because RF's beta is assumed to be 0. Number of shares of each company to be disposed of, we seek 30% reduction in beta, तो सीधा डायरेक्ट रिडक्शन नंबर से आप लोग निकालते जाओ तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी सोल्ड आ जाएगा, डिस्पोज्ड ऑफ आ जाएगा. नंबर ऑफ निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी बॉट और सोल्ड, सो 1500 lakhs जो है उसको अपन को हेज करना है तो 120 लॉट शॉर्ट मारना पड़ेगा. वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो बीटा, निफ्टी राइज बाय 1%, निफ्टी राइज बाय 1%, तो क्या होगा भाई, हमने निफ्टी पे शॉर्ट मारा, वहाँ लॉस हो जाएगा 19.5 लाख का, 65 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा पोर्टफोलियो पे. अगर हमने निफ्टी में पोजीशंस लिए हैं देन व्हाट द बीटा विल टर्न टू 0.91 एज इट वाज प्लान्ड, राइट. तो कोई टेंशन लेने वाला सम था नहीं इसमें, राइट. अब ये सम ये लोग थोड़ा ट्रिक खेल गए. ये सम जहाँ तक मुझे याद है ये एमटीपी का है, नेक्स्ट वाला जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, श्रीनिधि वाला. ओरिजिनल सम ये सुनिधि वाला था, एक बार मुझे चेक करने दीजिए. वही है ये. Sunidhi is working with an MNC in Mumbai. She well versed in portfolio management techniques. सेम सम दे दिया था इन लोगों ने. बट यहाँ दिक्कत क्या है, लॉट ऑफ कैलकुलेशंस आर इन्वॉल्व्ड. सो आई वुडंट से इट्स अ वॉक इन द पार्क एंड ऑल दैट. इट्स डिफिकल्ट नहीं था, लेंदी बहुत था ये सम, राइट. और थोड़ी देर किसी को भी बोर कर सकता है. इट कैन एक्चुअली ईट अप लॉट ऑफ योर टाइम, दैट आई वुडंट डिनाई. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था बहुत डिफिकल्ट था. ये एमटीपी वाला समय हमारे मटेरियल में भी था. ये 3.66 नंबर पे है, राइट. कांस्टेंट रेशियो प्लान, ये मेरा कंप्यूटेशन है यहाँ, राइट. बड़ा सिंपल सा है कि श्रीनिधि की टेक्निक क्या है भाई, 15% अप या डाउन जाएगा तो शी विल इक्वेट द पोर्टफोलियो अगेन एंड रीबैलेंस इट. और पुरानी जो ओल्ड वर्ल्ड स्ट्रैटेजी है वहाँ क्या होता है, सीधा का सीधा हिसाब होता है दैट यू परचेज एंड होल्ड, राइट. सो परचेज एंड होल्ड स्ट्रैटेजी में हमने क्या किया है, यहाँ श्रीनिधि ने 10 lakhs डाले, 5 lakh ईच, और परचेज एंड होल्ड में क्या है हमने 10 लाख डाले हुए हैं. एंड देन वी कंपेयर द रिजल्ट्स, राइट. तो 100 to 78 हम लोग यहाँ जो पुराने सम में भी अजम्पशन लेना था, यहाँ भी एमटीपी वाले सम में, ये सम में भी सेम अजम्पशन लेना है कि इन्होंने, अगर आप देखोगे इफ यू नोटिस वेरी केयरफुली, ये लोगों ने एंड एनएवीज दिए हुए हैं, स्टार्ट इन्वेस्टमेंट वैल्यू दिया नहीं है. तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि, अभी बता देता हूँ, लर्निंग टेक्निक्स वांट्स टू टेस्ट वन ऑफ द टेक्निक्स शी डेवलप्ड. फंड कंपेयर गेन्स एंड लॉसेस फ्रॉम द टेक्निक, पैसिव बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी, equity only, and the ending NAVs of the fund she constructed for last 10 months are as given below. Srinidhi has invested notional amount of 5 lakh equally conservative bond in the beginning of January 22, और यहाँ मंथ एंडिंग NAVs दिया हुआ है. हमको अज्यूम करके चलना पड़ेगा कि Jan beginning to end there has been no change because we don't know the beginning or the actual purchase NAV, right. तो MTP में भी सेम assumption लेके चल रहे हैं. It's a very valid assumption, right. Now what do we notice कि भाई ये 5 लाख वैल्यू ऑफ कांस्टेंट पोर्टफोलियो, वैल्यू ऑफ एग्रेसिव पोर्टफोलियो, टोटल वैल्यू का कॉलम बनाया है. रिवैल जो हम लोग कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन यानी एडजस्टमेंट्स यूनिट इन एग्रेसिव पोर्टफोलियो, सब टोटल मारा और कैलकुलेशन करते गए. जैसे 100 to 78 पे आ गया तो ऑटोमेटिकली एग्रेसिव पोर्टफोलियो इन विच वी हैव ओनली इक्विटीज will fall down,
right? So the value total comes to 8,90,000 divided by 2. We'll split it into 50%. That's 4,45,000 each, right? For the purpose, what we have to do is 390 to 445 कैसे पहुंचा है? We have to buy 705.13 units, right? So that increases the total number of units to 5,705.13, right? तो वैसे ही हम लोग एडजस्टमेंट करते जाते हैं और एंड में अपन को इसकी वैल्यू मिलती है 11,12,130.86, right? What Srinidhi is trying, the strategy, right? And the value of buy and hold strategy, जो बंदा लेके बैठा है और आराम से शांति से बैठा हुआ है, he is earning 12 lakh rupees, much more than Srinidhi's strategy. They asked whether there is anything wrong with the strategy. There is nothing wrong with the strategy, but during a bear phase, the strategy works really well. Just take a stock of the situation over here. हम पढ़ने नहीं बैठे, खाली रिव्यू कर रहे हैं हम लोग पेपर का. तो 78 का NAV है. अगर मानो मैंने खरीदे 10,000 यूनिट, आई एम हैविंग 7,80,000, वेयर इज अंडर श्रीनिधि स्ट्रैटेजी 8,90,000, यानी हमारे से बहुत बेटर है, 1,10,000 बेटर है श्रीनिधि स्ट्रैटेजी इफ वी आर द बाय एंड होल्ड गाई, right? The Warren Buffett guys. But when it's a bull market, the buy and hold strategy is going to completely outperform, because what Srinidhi is doing, when the prices are going down, she is buying. When the prices are going up, she is selling. But if there is a constant rise, right? जैसे हमने देखा यहाँ से 78 के बाद देखो 92, 86, 102, 98, 100, 102, 118, 120, जनरली अपस्विंग पे था मार्केट. तो यहाँ क्या होता है, ये स्ट्रैटेजी डज नॉट work really well, big time in your favor, but overall it's a wonderful strategy. It keeps your wealth intact more than anything. ठीक है, तो ये आप एक नोट लिख सकते थे उसके नीचे. देखो इन्होंने पूछा है whether there are any errors in the technique, right? बाद में 4A की तरफ जाते हैं अपन. अगर आप देखें, फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू 3 म्यूचुअल फंड्स ABC. तीनों म्यूचुअल फंड की जानकारी दी है. कोरिलेशन विद द मार्केट, दैट इज नथिंग बट द आर वैल्यूज आर गिवन. वेरिएंस ऑफ द मार्केट इज 9% एंड दैट इज नथिंग बट SD of 3%. रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द गवर्नमेंट बॉन्ड इज 7%. यू आर रिक्वायर्ड टू रैंक द म्यूचुअल फंड यूजिंग शार्प रेशियोज एंड ट्रेनर्स रेशियो. ये एक्चुअली ऐसा टाइप का एग्जैक्ट सम नहीं आया, लेकिन सिमिलर टू दैट शार्प रेशियो ट्रेनर्स रेशियो वाला, इससे काफी डिफिकल्ट सम था. दैट केम इन November 2020 इफ यू नोटिस, राइट? much difficult. Rank the funds as per sharp ratio, trainers ratio, but I wouldn't say it's a very similar sum, लेकिन उससे काफी diluted and easy sum था, right? थोड़ा वर्किंग और थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व था. म्यूचुअल फंड A, B और C को लेकर मैंने कैलकुलेशंस किए एंड आई गॉट द मीन रिटर्न, राइट, ऑफ द 3. बाद में मैंने SD निकाला, वेरिएंस निकाल लिया, ठीक है, एंड आई मेड द कैलकुलेशंस ओवर हियर. शार्प रेशियो के लिए क्या करना है अपन को, जो एग्रीगेट रिटर्न आएगा माइनस द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न. जैसे कि मेरा एग्जांपल है, मानो म्यूचुअल फंड A का 10% माइनस 7% दैट्स 3% डिवाइड बाय SD 1.633 कर दो तो आपको 1.837 जैसा कुछ आ जाएगा वैल्यूज. म्यूचुअल फंड A, B, C. और ट्रेनर्स रेशियो में क्या है, एग्रीगेट रिटर्न माइनस RF रिटर्न डिवाइड बाय बीटा, राइट? तो ऐसे अपन ने कैलकुलेट करना है. तो यहाँ बीटा निकालने के लिए थोड़ी सी आपको मशक्कत होगी, क्योंकि कोरिलेशन विद द मार्केट दिया हुआ है. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक योर लाइफ रियली सिंपल. R इंटू SD ऑफ S बाई SD ऑफ M क्या होता है, यहाँ अगर आप चेक करो, R इंटू SD ऑफ S बाई SD ऑफ M, ये क्या हो जाएगा आपका, बीटा वैल्यू निकल के आ जाएगी. बीटा वैल्यू निकाल लो, बात खत्म, राइट? You get the beta values, so that will help you to figure out the trainers ratio. Simple as that. अब बढ़ते हैं 4B की तरफ. ये भी बड़ा मैनेजेबल सम था. As Siri Limited has a surplus amount of 3 crores to invest in a shortlist following equity shares. If Siri Limited invests an equal amount in all security, what is the beta of the portfolio? Total मार के divide by number of shares कर देना है. Siri invest 15% investment, 15% in H, 15% P, 10% C, balance amount equal to securities, यानी कितना होता है 60% divided by 2, that's 30%. What is the beta of the portfolio? Again a walk in the park, right? Very manageable, very manageable. ऐसा भी कुछ आया था, देख लेते हैं. चल जाओ भाई, ये देखें
सेम चीज़ें पूछी गई है, सेम चीज़ें। हाँ, इन्फ्लेशन की वजह से 1 करोड़ का अमाउंट अभी 3 करोड़ हो गया है। मई 2008 का सम था, सीधा सीधा। कैसा लगेगा आंसर इसका देखने में? जल्दी भाई लोड हो जा। 4B पहले का 0.98 है बीटा, सेकंड पार्ट का है 1.155 एज पर द ब्रेकअप दैट दे हैड गिवन। पार्ट 3 इफ वी सी दैट ये जो है ये शायद किसी को ट्रिक कर गया होगा इफ दे हैव नॉट प्रैक्टिस्ड इट, क्योंकि यहाँ क्या होता है, ये लोग ने पर्पसफुली क्या बोला है, एट अ बीटा ऑफ 1 द मार्केट इज यील्डिंग 12%, राइट, मार्केट पोर्टफोलियो इज 12% एट बीटा फैक्टर ऑफ 1। तो हाउ वी वुड डू इट, यहाँ RF कुछ नहीं दिया हुआ है, नथिंग गिवन, सो दैट में perhaps someone who has not practiced this kind of a sum, right? तो हमने तो क्लास में किया है, तो अपन को पता है अगर बीटा फैक्टर 1 है, that's 12 divided by 1, right, that's 12 into the applying the applicable beta factor, आपको अपना rate of return मिल जाएगा, and I explain the circumstances under which this makes sense, right? Now part 4 अगर आप देखें तो 60% in D, 20% in S, 20% in K, weighted average beta is 1.72, right? Return from the portfolio आएगा 17.2%. अब ये देखिए, ये थोड़ा सा इन लोगों ने ट्विस्ट किया था, but it was still doable types very much. If the company changes its policy to invest in any 3 securities with a minimum of 20% in each of these 3 securities to diversify risk, क्या पूछ क्या रहे हैं ये लोग? Invest in any 3 securities with a minimum of 20% in each of these 3 securities to diversify risk, you are requested to advise the company to have a right mix of securities to maximize return in the following the two scenarios. ठीक है, if the bull phase 10% market returns are and bear phase it's -5%. This was a tricky entry. जो मैं स्लिपरी बात की स्टार्टिंग में बात कर रहा था, स्लिपरी पोर्शन की बात कर रहा था, वो ये है, राइट? So if you notice, but still it is very very manageable. इन्होंने क्या बोला था कि भाई बुल फेज में आप कैसी सिक्योरिटी पकड़ोगे जिसका बीटा सबसे हाई होगा, ठीक है? 10% मार्केट रिटर्न बीटा इंटू RM कर देंगे तो हमको रिटर्न फ्रॉम पोर्टफोलियो मिल जाएगा, राइट? वी आर एज्यूमिंग 10% इज हैपनिंग एट अ बीटा ऑफ 1, मार्केट बीटा इज बाय डिफॉल्ट 1, अगर बीटा ज़्यादा रहा तो हमको रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा, राइट? सो विल ट्राई टू मैक्सिमाइज बीटा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, सर ये आपको D 60% कहाँ से आया, ये क्वेश्चन आने वाला है। तो मैं पहले से आंसर कर रहा हूँ D 60%, क्योंकि D का सबसे ज़्यादा मुझे बीटा था, तो S and K मुझे I had to take 3 securities and minimum 20% allocation था, 20 डिफॉल्ट था, तो मैक्सिमम मैंने जानबूझ के डाला D के अंदर, जिसकी वजह से मेरा बीटा इंक्रीज हो जाए, ओवरऑल रिटर्न इंक्रीज हो जाए। वेयर इज इन द बेरिश सिनेरियो, व्हाट डिड आई डू, आई चूज P, C and K and purposefully P because it was having a negative beta। तो अगर आप देखो इस सिचुएशन में मैंने बीटा को बहुत क्रंच कर दिया, 0.14 कर दिया, और मेरा रिटर्न कितना आ रहा है, ओनली 0.7% नेगेटिव रिटर्न इफ द मार्केट रिटर्न इज -5%, और बुल फेज में मार्केट रिटर्न इज 10%, आई एम मेकिंग 17.2%। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ट्रिक करना था। A high positive beta is the best during bull run, whereas low or negative beta is best during the bear phase, right? क्लास में बहुत बार मैंने चीख के कहा ये बहुत ध्यान रखो, फिर भी कोई बात नहीं, but overall the rest of the sum was so very manageable, right? So if you did skid over here, nothing much to worry. Following is the information related to return on shares of 3 different companies: A Limited, B Limited, C Limited, ठीक है? अब यहाँ 4 साल के रिटर्न दिए। कंस्ट्रक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ पोर्टफोलियो एंड इट्स रिटर्न इफ ईच पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ any 2 companies shares in proportion of 65-35 and suggest which portfolio provides highest return. A lot of people would have got confused in this one. बहुत ही सीधा है, A B, बाद में आपको 65-35 35-65 यानी 2 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, A B, बाद में B and C और A and C, 3 कॉम्बिनेशन बन गए 65-35 के, रिवर्स मार दो
35, 60, टोटल ऑफ 6 कॉम्बिनेशंस आपको मिलेंगे इधर से. कैलकुलेट return and beta if Mr. X invests 65,000 in A, having beta of 0.45, 20,000 in B, having beta of 1.15, and 15,000 in C. That's basically investment of 0.65, 0.2 and 0.15, having beta of 1.8. तो ये तो बहुत सीधा सा सम था, बहुत ज़्यादा सीधा सा सम था. बीटा इन लोगों ने निकाल के दिया, अपन को चेक नहीं करना है करेक्ट है नहीं है, मान के चलते हैं करेक्ट है. राइट, चलिए भाई कहाँ गया, ये रहा. So what I did, I figured out the x bar, y bar and z bar, right? ये मुझे रिटर्न्स मिल गए और मैंने इसको 65, 35, 65, 35 के अलग अलग कॉम्बिनेशन में ए बी यहाँ कर दिया, फिर बी एन सी बाद में, सॉरी ए एन सी, फिर बी एन सी, बाद में बी एन ए, सी एन ए, सी एन बी कर दिया. राइट, सारे कॉम्बिनेशंस करके देखें. ये जो लास्ट वाला है बहुत बेहतरीन है, जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न ऑफ 9.150%. राइट, रिटर्न फ्रॉम द पोर्टफोलियो, राइट, व्हाट दे हैड गिवन वाज 7.675, 65, 20 एंड 15 वाला. एंड पोर्टफोलियो बीटा कितना आएगा, 0.7925 आएगा यहाँ. भाई चल जाओ, क्या दिक्कत है, नहीं चलना मत चल. So that being said and done, this was very very manageable. So there's no excuse. One cannot do this kind of a sum. It's something similar to this. इतना इजी कुछ नहीं आया था. हाँ, फर्स्ट पार्ट था कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पोर्टफोलियो बनाने हैं, वहाँ आपको थोड़ा सा बहुत ही बेसिक सा दिमाग लगाना था, कुछ खास था नहीं उधर. इट्स वुडंट कॉल इट टफ बाय एनी चांस. राइट, ये तो सब उससे काफ़ी डिफिकल्ट सम था, 2.46A. ठीक है, फिर आ जाते हैं अपन नेक्स्ट सम की तरफ. ये जो है भाई, ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम द मटेरियल आ गया. फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड ये है, ये सब जानकारी दी हुई है. इन इशू प्लेन बॉन्ड्स विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन एट एन ए कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के ऊपर क्वेश्चन था. बहुत ही रेगुलेशन क्वेश्चन, कुछ भी नहीं डिफिकल्ट पूछा था इन्होंने. और सबसे ज़्यादा अगर मैं बोलूँ टाइम सेविंग सम तो ये था, इससे ज़्यादा टाइम सेविंग सम था नहीं. राइट, ये कब आया था, May 14 वाला. बैठा बैठा सम पूछ लिया आपसे, कुछ भी करना नहीं था, इन्होंने नंबर थोड़ा इधर उधर किया बस. स्ट्रेट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड यानी क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू 937.56, कन्वर्जन वैल्यू ऑफ द बॉन्ड 1650, कन्वर्जन प्रीमियम जो मार्केट रेट चल रहा है और आपको कन्वर्जन पे वैल्यू मिल रही है, दोनों का डिफरेंस है आपका लॉस. Right, which is nothing but the premium that you are offering in order to become the owner of the organization on a per share basis, 2.5 per share. Percentage downside risk is obviously on the intrinsic value, क्योंकि अगर ये bond conversion go through नहीं हुआ, then the bond would trade at a intrinsic value, which is nothing but a massive loss from 1725 to 937.56, which is a loss of 83.99 on 937.56. Right. इसको परसेंटेज डाउनसाइड रिस्क बोलते हैं, यानी लॉस ऑफ प्रॉफिट इन केस द कन्वर्जन डजंट हैपन. कन्वर्जन पैरिटी प्राइस कितना आ रहा है, 57.50. अगर इस प्राइस पे अगर शेयर पहुंचा और कन्वर्जन हुआ तब कोई प्रीमियम नहीं, कोई लॉस नहीं, कुछ नहीं. राइट, तो इससे ज़्यादा सीधा सम तो हो ही नहीं सकता. राइट, 6A की तरफ. Mr. X wants to invest 1 lakh in 7 years 8% bond in the market face value 100, which were issued 2 years ago. So people were not expecting so much of convertible debentures or bonds. और लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो ऐसा कुछ डिफिकल्ट पूछा नहीं है. एक्सेल इस्पात या उस तरह के सम पूछते तो आपको मेहनत भी लगती, इसके अंदर वैसा कुछ तो पूछा नहीं है. राइट, 2 years ago the bond was issued, यानी 2 साल चले गए, बचे कितने, 5 साल. राइट, they are requested to advise him what is the maximum price for the bonds to be paid in the following scenarios. So Mr. X is expecting minimum 9% return, 7% return. The market rate of return or return from similar bonds is 8.25.
राइट, एंड 7.75। तो चारों सिनेरियो में क्या क्या प्राइस बनेंगे इफ द बॉन्ड्स आर अवेलेबल एट पार। ये बहुत ही सीधा सीधा सा क्वेश्चन था, राइट। लास्ट पार्ट इन्होंने थोड़ा सा ट्रिकी कर छोड़ा था, राइट। वे टू कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, प्राइस ऑफ द बॉन्ड, ये उससे थोड़ा डिफिकल्ट सम था। 13 और 18 का मैंने जो दिया है, राइट, जो आया था इससे थोड़ा डिफिकल्टी आया था। और इससे सिमिलर भी एक सम है, बट आई जस्ट कुडंट रिकलेक्ट एंड कुडंट फिगर इट आउट ऑन माई मटीरियल। वो मटीरियल में है ही, मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद होमवर्क में कहीं चला गया हो, राइट। इट्स अ वेरी इजी सम, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको पुल बैक करना था। सो एट 9% 96.12, ऑब्वियसली द डिस्काउंटिंग रेट बीइंग ग्रेटर देन द कूपन रेट, तो वैल्यू कम आने ही वाली है। एट 7% 104.10, at 8.25 it's 99.036, 7.75 it's 101.052. If bonds are available at par, then discount rate is 8% per annum. Cost of procuring one bond क्या हो जाएगा? अगर इन्होंने क्या पूछा था, अगर आप यहाँ नोटिस करोगे, पूछा अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट 1% है, बड़े ध्यान से देखना, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये भी। If the bonds are available at par and at 1% is the transaction cost, what is the effective yield? तो एट पार कब होगा बॉन्ड? जब कूपन रेट डिस्काउंटिंग रेट सेम हो जाएगी तब बॉन्ड एट पार होगा। तो मीन्स द डिस्काउंटिंग फैक्टर इज 8%, राइट, एंड द कूपन रेट इज 8%, तब वो एट पार होगा। ट्रांजेक्शन कॉस्ट 100 रुपये का बॉन्ड चल रहा है, मतलब कूपन रेट डिस्काउंटिंग रेट सेम है, एट पार बिक रहा है, तो 100 रुपये का बॉन्ड है, इट्स गेटिंग सोल्ड एट 100 रुपीज। ट्रांजेक्शन कॉस्ट 1% है, तो 101 का हमारा इन्वेस्टमेंट है। उस पर हाउ मच वी आर गेटिंग? 8 रुपीज पर एनम वी आर गोइंग टू गेट। So that is our effective yield is 7.92%. If bonds are available at a par, then लास्ट में इन्होंने पूछा थोड़ा सा ट्विस्ट करके, then discount rate would be 8%, जैसा मैंने बताया। ट्रांजैक्शन कॉस्ट 2% इन्होंने अज्यूम करने के लिए बोला। हाउ मच टाइम विल टेक टू ब्रेक इवन, नंबर ऑफ डेज, रफली 91 डेज ब्रेक इवन के लिए चाहिए। तो ये भी बहुत ही डुएबल था, स्पेशली फर्स्ट पार्ट तो बहुत ज़्यादा डुएबल था, विच आई थिंक विल कैरी अ लॉट ऑफ मार्क्स, right, because you had to go for 4 different combinations of rates in order to find the price. Coming to 6B, ये SGR के ऊपर सम पूछा था, लेकिन ये ओल्ड SGR सम्स के आसपास भी डिफिकल्टी लेवल में नहीं था। मिस्टर एक wants to know how to what extent sales can be increased. That's nothing but G equals to B into R, right, without going for additional borrowings by using sustainable growth rate. तो हमारी इनकम कितनी है? 12 लाख है, 4.5 लाख डिविडेंड है, तो सीधी सी बात है 7.5 लाख रिटेंशन है आउट ऑफ 12 लाख, राइट। सो इफ आई ट्राई टू फिगर दैट आउट, मेरा रिटेंशन इज नथिंग बट 62.5% रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। So 12 lakh on a total asset allocation of 250 lakhs I'm earning, so I'm making 4.8%. So my G is B into R is nothing but 3% growth can be achieved under the current scenario without any further borrowings or anything, right? ये था हमारा लास्ट सम। इसके अंदर थ्योरी ज़्यादा पूछी थी, व्हाट इज सस्टेनेबल ग्रोथ रेट और व्हाट मेक्स द ऑर्गेनाइजेशन हैव सस्टेनेबल ग्रोथ, और वार के ऊपर थ्योरी मैं इसमें कवर नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो वार भी बड़ा मैनेजेबल था, वैल्यू एट रिस्क एंड ऑल दैट। सो ओवरऑल वेरी वेरी मैनेजेबल पेपर इफ यू हैड केप्ट अ लिटिल बिट विट्स अबाउट यू। इट इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट पेपर टू डील विद। हाँ, इधर उधर थोड़ा स्किपी था, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट सडनली पूछ लिया, फिर अगर आप देखो हर जगह हल्का सा ट्विस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इतना है तो ब्रेक इवन टाइम क्या लगेगा। सो इट वाज नॉट रियली बिग टाइम आउट ऑफ द बॉक्स। हाँ, कुछ लेंदी क्वेश्चंस पूछ रहे थे, श्रीनिधि वाला खास करके, और ये स्टार्टिंग में ये जो एनपीवी वाला सम पूछा था वैल्यूएशन वाला, वो थोड़ा लंबा था। सो देयर योर मे बी योर टाइम गेट्स ईटन अप अ लिटिल, बट देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस वेयर यू कुड हैव जस्ट rushed really fast without losing any bit of marks in tandem, right? So overall, to me, it's a very decent paper, and these answers are merely given for the purpose of your reference. Do not put your head to all this. Focus on exams going ahead. उस पर आपको ध्यान देना है। You will do amazingly well. You have done amazingly well. भूल जाओ, right? अगर कुछ करेक्ट है, आपको लग रहा है हाँ सर के साथ मैच हो रहा है, ज़्यादा खुश भी मत हो,
राइट. अगर कुछ मैच नहीं हो रहा है, ज़्यादा दुखी होने भी कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज मोमेंट यू स्टार्ट अलाउिंग दैट टू प्ले ओवर योर माइंड, राइट, ये मेरा करेक्ट था, ये गलत गया, तो ऑटोमेटिकली your focus will not remain on the rest of the papers to come, right? So best of luck, wishing you all the best, God bless, and study really hard and ace the exams. That is what you're meant for. Bye for now. Thank you. Happy learning.